आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर 3 कंटेन करेंगे। चैप्टर 3 का जो नेम है आपका वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसका जो इंट्रोडक्टिव पार्ट है 3 और 4 स्लाइड्स हैं, उसको हम लोग किसी अनदर लेक्चर में कंटेन करेंगे। मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। हम लोग मेन टॉपिक्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं मोशन से। ओके, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन समझने से पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ द मोशन एंड व्हाट इज़ द रेस्ट पोजीशन, ये चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द मोशन। व्हाट इज़ द मोशन, मोशन होता क्या है। तो इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विथ टाइम, देन इट इज़ कॉल्ड इन मोशन। मतलब जैसे आपका ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, ये अपनी पोजीशन को चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एंड टाइम। मतलब कि अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, इसके सराउंडिंग, इसके अराउंड जो भी चीज़ें हैं वो इसके रिस्पेक्ट में स्टैटिक्स पोजीशन में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ए है तो ये अपनी पोजीशन को चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। मतलब इसके चारों तरफ की चीज़ें जो हैं, अराउंड की चीज़ें, वह स्टैटिक्स पोजीशन में होनी चाहिए, रुकी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन को चेंज करता है विथ टाइम, जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाए ये अपनी पोजीशन चेंज करता जाए, देन वी कैन से दैट इट इज़ इन अ मोशन। तो हम कह सकते हैं ये ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में। समझ में आया। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे रेस्ट पोजीशन क्या होती है। तो रेस्ट पोजीशन का मतलब होता है व्हेन अ ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड टाइम। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को सराउंडिंग और टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ना करे, वो एक ही जगह पे रहे, मीन्स उसकी वेलोसिटी जीरो, अपनी पोजीशन वो चेंज ना करे, तो ऐसे में हम कहते हैं दैट ऑब्जेक्ट इज इन अ रेस्ट। इस समय वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपके पास नोट्स यहाँ पे, आप स्लाइड में भी पढ़ सकते हैं इसको, कि रेस्ट पोजीशन मीन्स होता है इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विथ टाइम, देन इट इज कॉल्ड इन रेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव स्टेट्स। इट मीन्स एन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट इन वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन बी इन मोशन इन अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब जो आपका रेस्ट पोजीशन है बेटा, जो आपकी रेस्ट पोजीशन होती है और जो आपकी मोशन की पोजीशन होती है, ये दोनों ही पोजीशन जो आपकी हैं ये रिलेटिव स्टेट्स होते हैं। मतलब एज एग्जांपल हम अगर आपको यहाँ पे ले लें कि ये दोनों ही रेस्ट और मोशन की जो फिनोमिना होती हैं, जो ये होती हैं, ये रिलेटिव स्टेट्स हैं। इसका मतलब हो गया कि ये दोनों ही एक ही समय में किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये आपको मोशन देखने को मिलेगा, तो किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको उसी समय पे सेम टाइम पर स्टैटिक्स पोजीशन देखने को मिलेगी। एज एग्जांपल जैसे आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, बस में ट्रेवल कर रहे हैं और आप देखेंगे तो आपकी सीट जो है, ठीक है, सीट जो है, या फिर आप स्वयं आप सेल्फ को देख लीजिए, तो बस के अंदर आप सेल्फ को देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि आप जो है वो रेस्ट पोजीशन में है। आप किस पोजीशन में बेटा, रेस्ट पोजीशन पे। बट एट दैट टाइम इफ यू सी आउटसाइड द विंडो, अगर आप उसी समय आप अगर विंडो के बाहर देखते हैं तो विंडो के बाहर ट्रीज वगैरह जो हैं या फिर जो आपकी रोड है, आपको क्या देखने को मिलेगा, ये सब ऐसा लगेगा ये सब मूव कर रही हैं, लगेगा कि नहीं। तो मीन्स वही कि दोनों एक ही टाइम पे हम दोनों ही चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। बस के अंदर अगर हम देखें तो खुद को पाएंगे कि हम रेस्ट पोजीशन में हैं, और उसी टाइम हम विंडो के बाहर देखें तो हमको लगेगा कि जो ट्री वगैरह हैं वो मोशन कर रही हैं। तो वही कह रहे हैं कि एट द सेम टाइम किसी एक फ्रेम रेफरेंस में हम रेस्ट को देखते हैं, किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम ट्रीज को देखते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाता है कि दोनों रेस्ट और मोशन बोथ आर द रिलेटिव स्टेट्स। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक स्लाइड्स हम बनाएंगे जिसमें आपको बताया ना कि इंट्रोडक्टिव पार्ट जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस या मैकेनिक्स और काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, 2-4 डिफिनेशंस हैं जिसको हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम उसको देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, ये आप देख सकते हैं, पॉइंट मास। समझ में आ गया मोशन क्या होता है बेटा, मोशन क्या होता है और रेस्ट पोजीशन क्या होती है। अब हमारा जो है वो पॉइंट मास के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज द पॉइंट मास, की पॉइंट मास होता क्या है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि इस तरह से पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जा सकता है अगर कुछ कंडीशन को फॉलो करे। जैसे
डिस्टेंस, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी मोशन में, वह बहुत ज़्यादा हो कंपेरिजन टू इट्स डायमेंशन। मतलब जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट उसका जो डायमेंशन है बेटा, डायमेंशन मतलब समझ रहे हैं, इसकी शेप और साइज, इस जैसे कोई ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट ए है तो इसका क्या शेप है या क्या साइज है, इसके कंपेरिजन में इसकी द्वारा चली गई डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। ऐसे में ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जा सकता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जा सकता है, बट एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस है, जो ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, वह उसके डायमेंशन यानी उसके शेप और साइज के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा हो। जैसे आपकी शेप और साइज बहुत ज़्यादा, मान लीजिए 5 फुट की होगी, ठीक है, तो आप जो है कि 2 लाख 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लें तो क्या हो जाएगा, अब 3 लाख 2 लाख डिस्टेंस के कंपेरिजन में आपका साइज क्या है, छोटा हो गया ना। तो ऐसे में आप क्या हो सकता है, आप पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किए जा सकते हैं। समझ में आ गया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जा सकता है। उसके लिए कंसीडर ये है, इसके लिए ये कंसीडर होना चाहिए कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वह उसके द्वारा चली गई जो डिस्टेंस है वह उसके शेप और साइज के कंपैरिजन में, वो उसके शेप और साइज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो उसके शेप और साइज के कंपैरिजन में, तो ऐसे में हम उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में देखेंगे। तो अनदर टाइप्स ऑफ मोशन भी हैं जिसको हम इंट्रोडक्टिव जो पार्ट देंगे स्लाइड का उसमें हम देंगे। फिलहाल में आपके सिलेबस में यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ मोशन है वह है 3 टाइप्स ऑफ मोशन देखने को मिलता है आपका, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। तो हम एक एक करके इनके बारे में स्टडी करते हैं। व्हाट इज द 1 डायमेंशनल मोशन, व्हाट इज द 2 डायमेंशनल मोशन एंड व्हाट इज द 3 डायमेंशनल मोशन। क्लियर। तो नाउ स्टार्ट। व्हाट इज द 1 डायमेंशनल मोशन। हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई एंड जेड। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। जब कोई पार्टिकल इस तरह से मूवमेंट करता है कि वह इन 3 कोऑर्डिनेट में से किसी केवल एक ही कोऑर्डिनेट के साइड में केवल एक यूनिक डायरेक्शन में वो मोशन करे, आइदर इट मूव्स टुवर्ड द एक्स डायरेक्शन और इट मूव्स टुवर्ड द वाई डायरेक्शन और इट मूव्स टुवर्ड द जेड डायरेक्शन। मतलब इन तीनों में से किसी एक डायरेक्शन में ही अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, वह 1 डायमेंशनल मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है। मीन्स जैसे या तो वो इस डायरेक्शन में मूव करे, या तो फिर वो इस डायरेक्शन में मूव करे, या फिर वो इस डायरेक्शन में, मीन्स आइदर वो एक्स में करे या वाई में करे और वो जेड में। तीनों में से किसी एक डायरेक्शन में अगर वो मूव करता है तो हम कहेंगे कि वो क्या है, वो 1 डायमेंशनल मोशन में है, ठीक है। तो 1 डायमेंशनल मोशन समझ में आ गया। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव एनी ऑफ द 1 डायरेक्शन, आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों में से किसी एक डायरेक्शन में जब मूव करता है तो हम कह सकते हैं कि दैट टाइप्स ऑफ मोशन इज नोन एज द 1 डायमेंशनल मोशन। जैसे एग्जांपल आप लिख सकते हैं, मोशन ऑफ ए ब्लॉक ऑफ ए स्ट्रेट लाइन मोशन। जैसे ट्रेन देख सकते हैं, ट्रेन एलॉन्ग अ स्ट्रेट ट्रैक। ट्रेन हमेशा एक डायरेक्शन में मूव करती है, चाहे उसकी ट्रैक इस डायरेक्शन में हो या उसकी ट्रैक इस डायरेक्शन में हो या इसकी ट्रैक इस डायरेक्शन में हो, कुछ भी होगा, लेकिन ट्रेन जो होगी वह किसी यूनिक डायरेक्शन में ही आपकी मूव करेगी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, ए मैन वॉकिंग ऑन अ लेवल ऑन नैरो रोड। कोई आदमी जो है किसी नैरो रोड पे मूव कर रहा है, आप ही हैं एक बहुत पतली सी रोड है उस पर आप मूव कर रहे हैं, तो क्या करेंगे आप, एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करेंगे इस तरह से, है ना। इधर उधर तो भागेंगे नहीं, जब नैरो रोड है उसमें इधर उधर प्लेस ही नहीं होगा, उसमें चाहे इस डायरेक्शन में प्लेस होगा या इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में प्लेस होगा आप उस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ऐसा भी एग्जाम्पल हमारा क्या है, वो 3 डायमेंशनल मोशन का देखने को मिलता है, ठीक है। तो 1 डायमेंशनल मोशन का देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है हमारा। तो 2 डायमेंशनल मोशन में हम देख लेते हैं वही कि इफ अ बॉडी मूव इन अ डायरेक्शन सच अ मैनर दैट इज कंसिस्ट 2 डायरेक्शन 1 टाइम। मतलब जो ऑब्जेक्ट है वह 2 डायरेक्शन को एक बार में ही कंसिस्ट करे। इफ ओनली 2 आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट स्पेसिफिकेशन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब समझ रहे हैं, मतलब इन 3 एक्सिस में से किन्हीं 2 एक्सिस को एक साथ अगर कोई कंटेन करता है किस मोशन को, तो हम कहेंगे वो 3 डायमेंशन मोशन में है बॉडी, 2 डायमेंशन मोशन में। जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर कोई भी पार्टिकल इस तरह से मूव करता है, ऐसे जाता है, इस डायरेक्शन में जाता है, तो आप देखिए जब वो पार्टिकल यहाँ पर है बेटा, तो आप अगर देखिए आप यहाँ पे जब हैं ना, अगर आप इधर मूव करते हैं तो 1 डायमेंशन मोशन बोला जाएगा। मतलब आप एक्स एक्सिस में जा रहे हैं,
अगर आप इधर मूव करेंगे तो बोला जाएगा तब भी वन डायमेंशन मोशन है, मतलब वाई एक्सिस पे आप जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, तो देखिए आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जब आप यहाँ पे पहुँच रहे हैं यहाँ पे, तो आप देखिए इसको इधर से मिलाइए, इसको इधर से टच कराइए, तो आप देखिए यहाँ पे पहुँचने पे आपने एक्स एक्सिस की कुछ डिस्टेंस भी कवर कर ली है और वाई एक्सिस की भी डिस्टेंस कवर कर ली है। जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो देखिए एक्सिस की डिस्टेंस इतनी हो गई और वाई एक्सिस की डिस्टेंस इतनी हो गई। मतलब ये एक ऐसी डायरेक्शन है बेटा जिसमें मूव करने पे आप एक साथ दो दो डायरेक्शन को कंटेन कर रहे हैं, एक साथ दो दो डायरेक्शन को कंटेन करते हैं। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टू डायमेंशन मोशन बोलते हैं, जिसमें आप इस तरह से मूव करें और आप एक साथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को कंटेन करें। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट जो है टू डायमेंशन एक्स वाई या वाई जेड, आपका कोई भी हो सकता हो, चाहे तो आप एक्स वाई हो सकता है या वाई जेड प्लेन हो सकता है या जेड एक्स हो सकता है। ठीक है, मीन्स समझ रहे हैं, मतलब इन तीनों में से कोई भी एक में, जैसे ये है तो चाहे तो आप ऐसे मूव करिए या आप ऐसे मूव करिए या आप ऐसे मूव करिए। जब आप ऐसे मूव करेंगे तो आप एक्स वाई प्लेन में मूव करते हुए माने जाएंगे, जब आप इधर मूव करेंगे तो आप एक्स और जेड में मूव करते हुए माने जाएंगे, और जब आप इधर मूव करेंगे तो वाई और जेड प्लेन में मूव करते हुए माने जाएंगे। ठीक है, तो जब आप एक साथ दो डायरेक्शन को कंटेन करेंगे तो आप बोला जाएगा कि आपका मूवमेंट जो होगा टू डायमेंशन मोशन है। समझ में आ गया आपको? ओके, नेक्स्ट हम लोग देख देते हैं। तो टू डायमेंशन मोशन का एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे अ सर्कुलर मोशन इज इंस्टेंस ऑफ टू डायमेंशन। एक जो सर्कुलर मोशन होता है वो आपका टू डायमेंशन मोशन का एग्जांपल होता है। सर्कुलर मोशन आपका टू डायमेंशनल मोशन का होता है। या फिर आप बोल सकते हैं बेटा कि मोशन ऑफ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, किसी प्लेन पर मोशन करना तो वो भी टू डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। किसी प्लेन का मतलब जैसे आपके वाल है ना, वाल दीवार, उस पर आप कोई भी चीज़ अगर मूव करता है तो वो टू डायमेंशनल मोशन बोली जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों होती है वाल में, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करेगा तो माना जाएगा टू डायमेंशन मोशन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो प्लेन में मूव करता है तो उसको हम टू डायमेंशन मोशन में मानते हैं। वो प्लेन एक्स वाई से बना हो सकता है, वाई जेड से हो सकता है, जेड एक्स से हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं थ्री डायमेंशन मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है? अब थ्री डायमेंशन का मोशन का मतलब हो गया इफ ऑल थ्री कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन द मोशन इज कॉल्ड द थ्री डायमेंशनल मोशन। मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करे बेटा, ऐसे स्पेस में इस तरह से ऊपर की तरफ मूव करेगा, यहां से ऐसे ऊपर आए, मतलब तीनों डायमेंशन को वो एक साथ कंसिस्ट करे, स्पेस में आ जाएगा वो। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करे कि वह एक्स वाई और जेड तीनों ही डायरेक्शन को अपने अंदर कंसिस्ट करेगा, तो हम बोलेंगे वो क्या है, थ्री डायमेंशन मोशन में मूव कर रहा है। मीन्स ऐसे में ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक प्लेन में स्पेस में मूव करता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्पेस देन वी कैन से दैट इट इज इन अ थ्री डायमेंशनल मोशन। ये आपका एग्जाम्पल भी है, देख सकते हैं, जैसे फ्लाइंग बर्ड, फ्लाइंग काइट, फ्लाइंग एरोप्लेन। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब हमेशा स्पेस में ही तो उड़ते हैं बेटा, स्पेस में ही तो मूव करते हैं, तो ये आपका थ्री डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। समझ में आ गया? ओके, आगे हम लोग देखते हैं अब क्या है। तो ये चीज़ें हैं, उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन मोशन का आपको फिगर देखने को मिल जाएगा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी हम देखेंगे, थोड़ा सा ये देख लीजिए। ये आपका जो है ये वन डायमेंशन मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आपका जो है बेटा वन डायमेंशन मोशन का एग्जाम्पल है। एक मिनट, सॉरी, ये ठीक है, ये बेटा आपका वन डायमेंशन मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये वन डायमेंशन मोशन का एग्जाम्पल है, मतलब जो बॉडी है वो केवल एक डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, ए टू बी, ये वन डायमेंशन मोशन का एग्जाम्पल है। वहीं आप अगर देख सकते हैं तो ये देखिए, ये आपका टू डायमेंशन मोशन का एग्जाम्पल है। ये मतलब टू डायमेंशन मोशन का मतलब देखिए, ये एक बॉडी पी है जो कि टू डायमेंशन में ये एक्स एक्सिस पे भी मूव कर रही है, वाई में भी। ठीक है, तो ये एक्स और वाई से मिलकर के बना हुआ है, तो ये आपका क्या है, टू डायमेंशन मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे ही आप देख सकते हैं ये आपका थ्री डायमेंशन मोशन का एग्जाम्पल है। एक्स एक्सिस भी कंटेन कर रहा है ये, और वाई एक्सिस भी कंटेन कर रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस भी कंटेन कर रहा है, वाई भी कंटेन कर रहा है और जेड भी। जब तीनों एक्सिस कंटेन करेगा, मोशन स्पेस में होगा, तो ये आपका थ्री डायमेंशन मोशन बोला जाएगा। ठीक है, समझ में आया? एक एग्जाम्पल था ये, इसका फिगर्स था, आप समझ सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा देख लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी देख लेते हैं। व्हाट इज द लास्ट है हमारा आज का टॉपिक ये।
तो व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे, फिलहाल में बस यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस। तो द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो लेंथ ट्रेवल कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है, उसके द्वारा एक्चुअल में जितनी लेंथ ट्रेवल की जाएगी, जितनी लेंथ कवर की जाएगी, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी और ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ना तो ये कभी भी नेगेटिव हो सकती है। इसकी यूनिट क्या है, मीटर है। समझ में आ रहा है बेटा आपको डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस मतलब द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल या एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन इज कॉल्ड द डिस्टेंस। एंड जो डिस्टेंस है आपकी, वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। यह कभी भी जो है बेटा नेगेटिव नहीं हो सकती एंड कभी भी ये जो है वह जीरो भी नहीं हो सकता। डिस्टेंस ना कभी जीरो हो सकता है ना नेगेटिव हो सकता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, ये जानते रहिए। और जो डिस्टेंस की डिफिनीशन है वह है एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड द डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट मीन्स होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मीन्स जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं, जहां आपको आप एंड कर रहे हैं, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगी, जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपकी जो है बेटा वह एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ये जीरो हो सकती है, आपको बता दें ये जीरो हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। इसकी भी यूनिट मीटर है। तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई डिफरेंस पूछता है तो आप बता सकते हैं डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जीरो कभी नहीं हो सकता लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। ये आप जानते रहिएगा। इसके बाद हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे ये पॉइंट ए है, ठीक है बेटा, ये पॉइंट बी है। कोई भी ऑब्जेक्ट इस ए से बी तक आना चाहता है, तो अगर आप इस तरह से मूव करते हुए जाते हैं, ऐसे मूव करते हुए जाते हैं, यहाँ पहुँचते हैं, ठीक है, तो आप ए से बी तक ऐसे इस तरह से मूव करते हुए जो गए हैं, तो आप देखिए ये जो आपके मोशन में जो एक्चुअली ये जो आपने पाथ लेंथ कवर की है, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। ये आपका डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट की जो शॉर्टेस्ट पाथ है लेंथ है, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है, ये दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। मीन्स पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में ये जो शॉर्टेस्ट पाथ होगी, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगी, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस का मतलब आप जिस रास्ते से होके जा रहे हैं, जिस पाथ से होके जा रहे हैं, अब ए से बी आप ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, या फिर आप बिल्कुल ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी डिस्टेंस होगा। लेकिन जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वह मतलब केवल इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ ही डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस का मतलब आपने जो लेंथ यूज की है मोशन के में, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका पॉइंट ये ए है, ये आपका पॉइंट बी है, तो आप ए से बी तक अगर डायरेक्ट ऐसे ही आते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ यूज करते हैं, तो ऐसे में आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने यही पाथ यूज किया है ना बेटा, तो डिस्टेंस तो यही हो जाएगा। क्योंकि बोला जाता है ना, ड्यूरिंग द मोशन द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। तो अभी आपने यही पाथ लेंथ कवर्ड की है, तो डिस्टेंस यही हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो ऑलरेडी शॉर्टेस्ट पाथ होती है और आपने शॉर्टेस्ट पाथ तो यूज ही किया है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप शॉर्टेस्ट पाथ से ही आते हैं, तो ऐसे में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होता है बेटा, सेम हो जाता है, ठीक है। और अगर आप पॉइंट ए यहाँ से मूवमेंट शुरू करते हैं और मूव करते हुए पॉइंट ए पे आ जाते हैं यहीं पे, तो ऐसे में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये आपकी टोटल जो पाथ लेंथ है ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, हमने बताया डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको इनिशियल पॉइंट देखना होता है और फाइनल पॉइंट देखना होता है। तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट भी यही था, यहीं से आप डिस्टेंस स्टार्ट किए चलना, और फिर फाइनल पॉइंट भी यही है, यहीं यहाँ पे आके आप खत्म कर दिए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का गैप क्या हो गया, जीरो, शॉर्टेस्ट पाथ जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, ठीक है। तो वही डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बात ये बेटा, डिस्प्लेसमेंट जो है वह हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा। वह क्या होगा बेटा, डिस्टेंस से छोटा होगा हमेशा, ठीक है। आप क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ लेते होती है ना, हाँ, कभी एक सिचुएशन में इक्वल भी हो सकता है। इक्वल कब हो सकता है, वही जब आपने शॉर्टेस्ट पाथ ही यूज की हुई हो,
तो ऐसे में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से क्या होता है, छोटा होता है। समझ में आ गया? ओके, आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड में कंटेन करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर लेक्चर।